जी नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। फिर से 6 मिनट के लिए लेट हूं मैं, इस माफीनामे के साथ कि मैं देर करता नहीं और देर हो जाती है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जुड़ें, आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जुड़ें ताकि मैं देख पाऊं कि आप लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। क्या आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? क्या मैं फेसबुक लाइव पर आ चुका हूं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? अगर कोई देख पा रहे हैं तो हाय लिखिए। बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है कि मैं कनेक्ट हो चुका हूं। अब लग रहा है कि मैं कनेक्ट हो चुका हूं। आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? एक सेकंड। देख पा रहे हैं आप मुझे? चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फेसबुक लाइव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं कुणाल, मैं सरायरंजन का बेटा कुणाल, उपेक्षा के गर्भ में अंकुरित संभावनाओं का बीज हूं। हां, मैं सरायरंजन का बेटा कुणाल हूं। आप सभी लोगों का फेसबुक माध्यम से जो मुझसे लाइव जुड़ रहे हैं या आगे हमारा ये वीडियो देखेंगे, आप तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जी, मैं कुणाल हूं, मैं सरायरंजन का बेटा कुणाल हूं। यही मेरा परिचय है। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले सप्ताह मैं सरायरंजन बचाओ यात्रा पर था। शुरू हुआ था यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक और महान भूमि उगना महादेव के दरबार से। हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और पूरे विद्यापति नगर के 14 पंचायत में, अब 13 पंचायत कह सकते हैं, 14वां मेरा ग्राम है, मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरी मिट्टी है, बढ़ौना। वहाँ मैंने यात्रा नहीं की क्योंकि वहाँ के सभी लोग तो जुड़े ही हुए हैं। तो जो 13 पंचायत है वो मैंने कवर किया 6 दिनों में। 111.75 किलोमीटर की यात्रा मैंने की। 111.75 किलोमीटर की लगातार पैदल यात्रा की और काफी शानदार अनुभव रहा। शारीरिक रूप से थोड़ा सा कष्टप्रद रहा, पैर में छाले पड़ गए, थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन मुझे खुशी है कि यात्रा का पहला चरण हमने सफलतापूर्वक और बड़ी गंभीरता के साथ हमने पूरा कर लिया है। हर ग्राम पंचायत का हमारे पास एक डेटा है, एक रूपरेखा है कि वहां की क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है। दोनों हमारे पास है। सिर्फ हम समस्या पर बात नहीं करेंगे, उसके समाधान पर भी हम बहस करेंगे, उसके समाधान पर भी बात करेंगे। और इस दौरान आप तमाम लोग, चाहे आप जिस दल के हों, जिस पार्टी के हों, जिस विचारधारा के हों, आप अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। किसी चीज पर आप मेरे निजी जीवन पर पूछ सकते हैं, आप मेरे राजनीतिक जीवन पर पूछ सकते हैं, आप मेरे शैक्षणिक योग्यता पर पूछ सकते हैं, आप मेरे सामाजिक जीवन पर पूछ सकते हैं, या इस यात्रा के संदर्भ में आप पूछ सकते हैं। आप जो चाहें खुलकर पूछ सकते हैं। ये कोई ओपन टॉक है। मैं खुलकर आपसे बात करना चाहता हूं। आप भी अपनी बात को खुलकर मुझसे पूछें। पहले मेरी बात को सुन लें। विद्यापति नगर में जो हमने यात्रा की है, उसमें कुछ चीजें स्पष्ट तौर पर निकल के आई है। नल जल नल जल एक बहुत बड़ी चुनौती है और जैसा कि मैं पूर्व में भी कहता आया हूं कि ये सरकार की सबसे असफल योजनाओं में से एक है। इसकी असफलता की कहानी आने वाले समय में जब इतिहास की व्याख्या की जाएगी, तब की जाएगी जब हमारा भूजल का, जो जमीन के नीचे जल है, उसका पूर्णतः दोहन हो चुका होगा। आज नल जल, कहीं नल नहीं लगा है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं पाइप फटा हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई इसका लेखा जोखा नहीं है। इसकी एकमात्र वजह सत्ताधारी दल द्वारा अपने लोगों को ठेका दिलवाना है। अगर वह स्वतंत्र रूप से एक ठेकेदार होता तो उस पर पदाधिकारी अंकुश लगा सकते थे, दबाव बना सकते थे, मगर दुर्भाग्य ऐसा नहीं वो कर सकते हैं क्योंकि सत्ताधारी दलों के लोगों द्वारा ही ठेका लिया गया है, जिसकी वजह से यह योजना पूरी तरह से असफल है। इससे बेहतर होता कि जो लोग हैं उनके घर में एक एक पंप सेट मोटर के साथ दे दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 1947 में हम आजाद हुए और 2025 तक
हर घर तक हम साफ जल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं, हमारे लिए, ये पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। हालांकि हमारे पदयात्रा का भी असर होना शुरू हो गया है। 2-3 जगहों पर खबर आई है और जगह से लगातार खबरें आ रही हैं कि सत्ता पक्ष अब जागा है और नल जल का काम शुरू हुआ है। जिस दिन हमने यात्रा शुरू की थी, उसके अगले या उसके अगले 2 दिनों के बाद विद्यापति नगर में, फिर कांचा में, फिर बरहौना में, फिर इस तरह से विभिन्न पंचायतों में लगातार नल जल का काम शुरू किया जा रहा है। ये स्वागत योग्य कदम है। सवाल उठता है कि ये पूर्व में बिना मेरे पदयात्रा के क्यों नहीं शुरू किया गया। अगर शुरू किया जाता, शुरू हो चुका होता, तो मेरे इस पदयात्रा का कोई मतलब नहीं होता। खैर, ये एक दिक्कतें थी जो लोगों ने हमसे साझा किया। दूसरी समस्या स्मार्ट मीटर का है। जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है वो सभी लोग परेशान हैं। अब स्मार्ट मीटर जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, उनके लिए इसको हैंडल करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो इसके लिए भी एक पहल होनी चाहिए कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर के कॉन्सेप्ट को हटा दिया जाना चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आज युवा रोजगार के लिए पलायन के लिए मजबूर है। ये बहुत ही दुखद पहलू है, बहुत ही मुश्किल है। हर घर में बूढ़े लोग हैं, जवान लोग पलायन कर चुके हैं। आखिर क्यों? इसका क्या समाधान हो सकता है? क्या सत्ता पक्ष के द्वारा कभी भी किसी निजी उद्योगपतियों को ही अप्रोच किया गया कि वो आए और सार्वजनिक क्षेत्र में कोई किसी उद्योग की स्थापना करें? अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? और ये किया जाना जरूरी है। और जरूरी ही नहीं कि सत्ता पक्ष ही करे, हम आप सब अपने स्तर से कर सकते हैं। ये सार्वजनिक के लिए बेहद जरूरी है कि यहां उद्योग हो। इसके अलावा बहुत ऐसा टोला है जहां संपर्क पथ नहीं है। हालांकि जो वर्तमान विधायक हैं, उनके सचिव के द्वारा खुले तौर पे धमकी दिया जाता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो तुम्हारा रास्ता बंद करवा दूंगा। तो इससे प्रतीत होता है कि जो रास्ता बंद और खुलवाने की राजनीति है, उनके द्वारा ही संचालित की जाती है। इसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है। ये काफी दुखद है। एक चीज और समस्या सामने आई कि जिस दिन हमने यात्रा शुरू की थी, उस दिन सोटगामा में आग लग गई थी। हमारे विद्यापति नगर में दमकल की व्यवस्था क्यों नहीं है? फायर ब्रिगेड का वाहन हमारे विद्यापति नगर में क्यों नहीं है? हमें फोन करना पड़ता है दलसिंह सराय से आते आते दमकल की गाड़ी को बहुत समय बीत जाता है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा 2 नदियां हमारे विद्यापति नगर में है, एक बलान और एक वाया। दोनों, बलान तो बिल्कुल सूख चुकी है। बलान में 1 इंच भी पानी का स्रोत नहीं है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सिर्फ मछुआरा वर्ग ही प्रभावित नहीं है, इससे किसान, मवेशी पालक और आसपास के जितने भी सामान्य लोग हैं जो पानी भूजल जमीन के भीतर से निकालते हैं, उनके लिए भी बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है। काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि 2 बार माननीय जल संसाधन मंत्री होने का क्षेत्र को क्या फायदा मिला? कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह दर्ज होगा कि आप जल संसाधन मंत्री थे और आपके पावर में रहते हुए ये नदियां, विद्यापति की नदियां दम तोड़ गई और आपने कुछ नहीं किया। हालांकि हमारी यात्रा के बाद इसमें भी असर हुआ है और कई जगहों पर सीढ़ी निर्माण शुरू हुआ है। ये बात हम मुझे लगता है पिछले छठ के समय से ही हम इस बात को गंभीरता से उठाते रहे हैं और उसके बाद ये पहल की गई है। ठीक है, हमारे यात्रा का ही असर हुआ, लेकिन अच्छा होता कि हमारे बिना यात्रा निकाले हुए ही आप ये काम कर देते तो बेहतर होता। ये काफी बड़ी समस्या है। इसके अलावा डोमिसाइल नीति, आखिर क्या वजह है कि बिहार में सरकार डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रही है? आज जैसी खबर आई, झारखंड से भी सरकार ने ये बात घोषणा की कि झारखंड के बच्चे को ही झारखंड में नौकरी होगी। तो आखिर बिहार के बच्चे को बिहार में नौकरी लगाने में क्या हर्ज है? ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा वित्त रहित जो एक लौता कॉलेज था जिसमें 1800 बच्चे का साल 2 साल बर्बाद हुआ, उस कॉलेज के माध्यम से जो मनोज गिरी हैं और एक राय जी हैं, जिसकी आवाज को हमने बुलंद किया, हमने राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज को बढ़ाया। उसके बाद सरकार जागी है और उसने कहा है कि हम अविलंब वित्त रहित शिक्षकों का भुगतान करेंगे। हमारा इंतजार रहेगा कि जल्द से जल्द वो भुगतान करे और इतना देर करने के लिए, अपनी गलतियों के लिए उन सभी पीड़ित परिवारों से माफी मांगे। ये माफी मांगना बेहद जरूरी है। आपने समय पर पैसा नहीं दिया, कोई पैरालाइज्ड हो गया, कोई मर गया, उसका मुआवजा कौन देगा?
क्या पैसे से किसी के जीवन को आप खरीद सकते हैं? क्या आज 10 करोड़ रुपया भी देकर जो पैरालाइज्ड हो गया उसके पैरालाइज को खत्म किया जा सकता है? ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वो भी तब जब माननीय विधायक उस कॉलेज के पूर्व सचिव हुआ करते थे। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दिखाता है कि वर्तमान जो विधायक हैं वो किस तरह से तानाशाही प्रवृत्ति के हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का अवहेलना कर रहे हैं। वो लोगों की आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, लोगों की आवाज से रूबरू नहीं होना चाहते हैं। विडंबना तो ये देखिए कि जब मैं शेरपुर में और मरवा में घूम रहा था तो वहां के लोगों ने बताया कि आज तक उन्होंने माननीय विधायक को नहीं देखा है। किसी के कहने पर वो वोट तो माननीय को दे देते हैं लेकिन माननीय का चेहरा नहीं देख पाया है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। यह आपके लिए, हमारे लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर उसका वोटर नहीं देखता है और आप 1983 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये थोड़ा सोचने की जरूरत है। और जो हमारी यात्रा है उसके बाद सरकार के में काफी खलबली मची है। जो अच्छे लोग सत्ता पक्ष की उपेक्षा के शिकार थे, अवहेलना के शिकार थे, उन्हें भी अब पूछा जाने लगा है। ये स्वागत योग्य बात है। ये बेहद स्वागत योग्य बात है। डीजीपी ने लेटर भी निकाला। जब मैंने दलाली का मुद्दा उठाया तो डीजीपी ने पत्र निकालकर कहा कि थाना में जो दलाली चल रहा है इसको अविलंब बंद किया जाना चाहिए या जो दलाल किस्म के लोग हैं उन पर एफआईआर कर दिया जाना चाहिए। यह भी स्वागत का योग्य कदम है। और ये पदयात्रा का ही नतीजा है कि इतने जो मैंने बताया कि कई जगह नल जल की व्यवस्था की जा रही है, वित्त रहित शिक्षकों को पैसा देने की बात की जा रही है, सीढ़ी निर्माण हो रहा है, पुराने कार्यकर्ता को, उपेक्षित बुद्धिजीवी लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। ये सब स्वागत योग्य बात है और इसकी तारीफ होनी चाहिए और मैं खुले हृदय से तारीफ कर रहा हूं। वर्तमान विधायक के द्वारा यह भी कहा गया कि मैं तो लगातार क्षेत्र में ही रहता हूं लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं क्षेत्र में नहीं था। यह भी हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्षेत्र में नहीं रहते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, लोग आपको चुनते हैं। ये किसी बबलू एक्ट को नहीं चुनते हैं या आपके किसी दलाल को नहीं चुना जाता है। जिसने भी वोट दिया है आपका चयन किया है और आप 1983 से लगातार विद्यापति नगर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आप में अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का थोड़ा भी सम्मान होता तो आप इस क्षेत्र में अभी तक घर बना चुके होते, इस क्षेत्र का बेटा बन चुके होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने ऐसा नहीं किया और आपने अपने गृह गांव को चुना या फिर पटना को चुना। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक व्यक्ति जो आपसे मिलना चाहता है कम से कम 5,000 रुपया खर्च करना पड़ता है और वो भी 10 बजे ना पहुंचे तो आपसे नहीं मिल पाता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके लिए कौन जवाबदेह है ये कहना पड़ेगा। और इस पर मुझे धूमिल की कविता याद आ रही है कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं पूछिए, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछिए, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। आप अपने दलालों के माध्यम से मत जानिए कि आपकी व्यवस्था कैसी है। आप उस जनता से पूछिए जिसने आपको वोट करके विधायक बना दिया है और लगातार विधायक बना रहे हैं और उसकी समस्या क्या है। और ये सत्ता पक्ष के द्वारा ढोल पीटा जो जा रहा है विकास का उसके बारे में वो आदम गोंडवी की एक कविता है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अगर आपको भरोसा नहीं है आप मेरे साथ आइए, मेरी उंगली को पकड़िए और मैं आपको उन गलियों में लेकर जाता हूं जहां आजादी के बाद से आज तक विकास का वो नहीं पहुंचा है और आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके बावजूद भी आप विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्यों नहीं एक बार आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि हां मुझसे गलती हुई है, आगे मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। यही बस छोटी सी बात है। आप अपने अहंकार को त्यागिए और जनता के बीच आइए और अपनी गलती को स्वीकार कीजिए कि जब से आप जीत रहे हैं आप गलत रास्ते पर हैं, अब आप सही रास्ते पर आना चाहते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी डीलर हैं, ये मत समझिए कि वो आपके साथ हैं। वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं कि आप उन पर बबलू एक्ट और विजय एक्ट लगवा दीजिएगा। और डरा हुआ सहमा हुआ लोग आपके साथ तो दिखेंगे लेकिन जब वो वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे तो वो आपके वोट आपके खिलाफ होगा। पैसा से वोट नहीं खरीदा जा सकता है, पैसा से व्यक्ति की उपस्थिति को खरीदा जा सकता है। आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए आपके पैसे से या डर से, यह संभव है, लेकिन वो व्यक्ति आपको वोट दे दे ये संभव नहीं है। आपने माजी में बहुत ऐसा काम किया है, बहुत ऐसा उदाहरण है कि कई डीलर का आपने रद्द करवा दिया, लाइसेंस रद्द करवा दिया और उसको फिर आपने अपने यहां बुला के उसके लाइसेंस को बहाल कराया।
आपने कई जनप्रतिनिधियों पर बबलू एक्ट के तहत केस करवा दिया और उनको दबाव बनाकर अपने यहां बुलाया। ये कोई एक दो घटना नहीं, ये कई कई घटना है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अगर ऐसा करते हैं तो कीजिए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का ढिंढोरा मत पीटिए, विकास का बाजा मत बजाइए। अगर विकास का बाजा बजाना है तो आइए मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर सरायरंजन बचाव पद यात्रा में मेरे साथ शामिल होइए और मैं आपको लेकर चलता हूं उस गलियों में जहां तक आज तक विकास नहीं पहुंचा है। हर बड़े बड़े अपार्टमेंट के पीछे में एक झुग्गी होती है। आपका जो विकास का ढिंढोरा है उसके पीछे बहुत बड़ी झुग्गी है, जहां टाटी नहीं है, जहां के माता बहनों को पहनने के लिए सही से अभी तक कपड़ा नसीब नहीं हो पाया है। ये देखने की चीज है, समझने की चीज है। और आप आइए और आपको मैं लेकर चलता हूं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आखिर इस स्थिति को किसने बनाया? आपके और आपके द्वारा संगठित दलाल और भ्रष्टाचारी लोगों ने बनाया। आपने आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सवाल उठता है कि क्यों नहीं कार्रवाई की थी, अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई आपने किया है? ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं कहना चाहूंगा कि जैसी दुनिया है, ये मुक्तिबोध की कविता है, मैं भीतर से उद्वेलित हो जाता हूं, मैं भीतर से बहुत ज्यादा आंदोलित हो जाता हूं आपके कुकर्मों की वजह से। मैं जब लोगों के बीच जाता हूं, मैं अनुसूचित जाति टोला में मैं रुका हूं, मैं 111.75 किलोमीटर की यात्रा की है, इसमें मैं अनुसूचित जाति अति पिछड़ा के टोला में रुका हूं। मैंने उनके यहां खाना खाया है, मैं वो जहां सोते हैं मैंने सो के मच्छर कटवाया है, और मैं जानता हूं कि उसका दुख और दर्द क्या है। क्या आपने 1983 से लेकर अभी तक विद्यापति नगर के किसी गली में, किसी गांव में रात बिताया है? क्या आपने जाना है कि गरीबों की हालत क्या है? जब तक आप जानेंगे नहीं उसका निवारण कैसे कर पाएंगे? आप अगर निवारण करना चाहते हैं, आप वाकई ईमानदार हैं, तो आपको आना पड़ेगा उन गलियों के बीच में जहां के लोगों ने अभी तक आपको वोट दिया है, आपको वोट कास्ट किया है। आज मैं भावुक हो गया कई जगह। आखिर क्या वजह है कि आपके खिलाफ जाकर लोग मेरा इतना इस्तकबाल कर रहे हैं, मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, मेरा एहतराम कर रहे हैं? कहीं लोग मुझे दूध से नहाते हैं, कभी माला से ढक देते हैं, माता बहनें अच्छत देती है, रोक रोक के लोग खाना खिलाते हैं, मैं आह्लादित हो जाता हूं। ये आपके द्वारा जो तानाशाही आपकी प्रवृत्ति है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है, जो अभी तक नहीं निकल पाया था। और आप लोगों को धमकाते हैं, जिन लोगों को धमकाते हैं वो लोग आपके बात को हम तक पहुंचाते हैं। आज पूरे क्षेत्र से लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह आपके द्वारा बबलू एक्ट और विजय एक्ट लगाकर लोगों को प्रताड़ित किया गया है। चाहे वो अभिराम झा की बात हो, चाहे वो इनकलाबी जी की बात हो, चाहे मेरी स्वयं की बात हो, चाहे अति पिछड़ा परिवार के जो दर्जनों लोग पर आपने केस कराया है, वो सभी लोग मौके का इंतजार कर रहे हैं। और आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप भगवान नहीं हैं, आप खुदा नहीं हैं। आप भगवान होने का घमंड मत पालिए। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति खुद को भगवान मानने लगे, खुद को नियति नियंता मानने लगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती है। और मैं जानता हूं कि ये लड़ाई मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूं और इसका नतीजा क्या हो सकता है। अब मैं जानता हूं कि आप मुझे और मेरे लोगों को क्या कर सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। मुझे वो कविता याद आती है कि मैं दूब हूं, मैं दूब हूं, आपके हर किए किराए पर उगाऊंगा। मैं दूब हूं, आपके हर किए किराए पर उगाऊंगा। आप मुझे बम से उड़वा दें या गोली चलवा दें, मैं उन्हीं मलबे के ढेर पर फिर से उगाऊंगा, क्योंकि मैं दूब हूं, आपके हर किए किराए पर उगाऊंगा। आप मुझे कब्रिस्तान में दफना दें या आप मुझे शमशान में जलवा दें, मैं उन्हीं राख के ढेर पर फिर से उगाऊंगा, क्योंकि मैं दूब हूं, आपके हर किए किराए पर उगाऊंगा। आप इस आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकते। आप या आपके पेट जो दलाल हैं, जो संगठित भ्रष्टाचारी हैं, वो चाहकर भी हमारे इस आंदोलन को नहीं रोक सकते हैं। आप जो भी करेंगे मैं धूप की तरह उस पर उगाऊंगा। आप इसको नहीं रोक सकते, किसी कीमत में नहीं रोक सकते। जैसा मैंने कहा, इसका रोकने का दो ही विकल्प है, या तो आप सरायरंजन को छोड़ दीजिए या फिर आप मेरी हत्या करवा दीजिए। जब मेरी हत्या करवाएंगे तो आपके साथ एक खतरा होगा कि मेरे जैसे दर्जनों कुणाल इसी माटी से जन्म लेंगे जो आपको चुनौती देंगे। अभी तक जो लिहाज, जो पर्दा आपके लिए किया गया, अभी तक आपने कंबल ओढ़ कर घी पिया है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आपके संरक्षण में भ्रष्टाचार होता रहा और आप उसको देखते रहे, आंख मूंदे हुए रहे। तो यह सवाल उठता है, क्या उस भ्रष्टाचार में आपकी हिस्सेदारी नहीं थी? यह महत्वपूर्ण सवाल है। आज शिक्षा विभाग को लूटा जाता रहा, आपने सभी लोगों को उसमें फंसाया,
आपने काम दिलवाया, आपके लोगों ने उनको काम दिलवाया और पेमेंट नहीं होने दिया ताकि वो आपके पीछे पीछे चलते रहें। और अभी तक आपने किया है, जिसने काम किया वो उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया है और उन लोगों ने बताया है कि किस तरह से शिक्षा विभाग में आपके संरक्षण में खुला खेल चलता रहा, खुला खेल फर्रुखाबादी चलता रहा और उसको देखने और रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा कि वो माटी हमारी है, वो स्कूल हमारा है, तो वो बच्चे जिसमें ठेकेदारी कर रहे हैं वो हमारे हैं। आप तो ये सोचते रहे कि अगर फंसेगा तो वो बच्चा फंसेगा, आपको क्या होगा। ये धूर्तता की राजनीति है, ये धूर्तता की राजनीति है जिसको रोकना होगा। ये आप जो यहां के युवाओं के साथ कर रहे हैं, यहां के बेरोजगार लड़के के साथ कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई आपके बेटे के साथ करेगा तब कैसा लगेगा। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह सरायरंजन के लिए ही नहीं, यह पूरे समाज के लिए कलंकित करने वाली स्थिति है। अभी भी मौका है, आप माफी मांगिए, आगे आकर माफी मांगिए और चलिए हमारे साथ उन गलियों में जहां तक अभी तक विकास का वह नहीं पहुंचा है। और मैं बताता हूं, आप भी अपने विजन का इंप्लीमेंट कीजिए। आप हमारे जैसे तमाम लोगों का, जो सामाजिक सरोकार से जुटे हुए लोग हैं, आप हर पंचायत में एक कमेटी क्यों नहीं गठित करते हैं, एक विकास कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं, जिसमें हर जाति, हर वर्ग, हर समाज का प्रतिनिधित्व हो और वो लोग तय करें कि उनके समाज का, उनके पंचायत का विकास कैसे होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि आप तानाशाह हैं और डरे हुए हैं। आप जानते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आप जो करना चाहते हैं वो नहीं होगा, आप इसी बात से डरे हुए हैं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पदयात्रा जो 111 किलोमीटर की रही, 111.75 किलोमीटर की, वो काफी सफल यात्रा रही, जिसका प्रभाव क्षेत्र में दिखने लगा है, लगातार दिख रहा है। आप भी आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ, आपका बेटा, ये सरायरंजन का बेटा जब आपके बीच से गया या जब यात्रा निकालने की बात कहा, उसके बाद से सत्ता पक्ष में कैसा बदलाव हुआ है, सत्ता पक्ष कैसे एक्टिव होकर काम करने लगा है, आप देखेंगे और मुझे खुशी होती है। और मुझे अच्छा तब लगेगा कि सरायरंजन के चारों कोने से 4 सरायरंजन का बेटा निकले, लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही प्रवृत्ति को बचाने के लिए, संगठित भ्रष्टाचार को उखाड़ने के लिए, संगठित दलाली को उखाड़ने के लिए हाथ में हाथ मिलाकर बाहर आए और एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करे, तो मुझे बेहद खुशी होगी। और डरिए किसी से नहीं। बबलू एक्ट क्या होता है वो मैं देख चुका हूं, कुछ नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर बबलू एक्ट लगता है तो मेरा नंबर खुला हुआ है, आप मुझसे संपर्क कीजिए। आपका केस लड़ने में जो भी खर्च आएगा, जो भी परेशानी होगी, वो मेरी होगी। मैं उस खर्च का वहन करूंगा, मैं उस परेशानी को उठाऊंगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को आगे आने की जरूरत है। हर व्यक्ति को इस स्थिति से विद्यापति और सरायरंजन को निकालने की जरूरत है। ये सवाल पूछना होगा और यह स्थापित करना होगा कि विद्यापति नगर में स्नातक कॉलेज कब बनेगा, ये पूछना पड़ेगा। नजर में नजर डालकर पूछना पड़ेगा सत्ता से और हुकूमत से, तभी बनेगा। पूछना पड़ेगा कि विद्यापति नगर का पर्यटन स्थल कब बनेगा, ये पूछना पड़ेगा कि वाया नदी का उड़ाही कब होगा, ये पूछना पड़ेगा कि बलान नदी का उड़ाही कब होगा, ये पूछना पड़ेगा कि नल जल का पानी हर घर तक सही समय पर साफ साफ कब पहुंचेगा, ये पूछना पड़ेगा कि स्मार्ट मीटर का खेल कब बंद होगा, ये पूछना पड़ेगा कि ब्लॉक में, थाना में, अंचल में जो संगठित भ्रष्टाचार और दलाली है, जमाबंदी के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर, जन्म मृत्यु के नाम पर, जाति आवास के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर, वो कब और कैसे बंद होगा, नजर में नजर डालकर पूछना पड़ेगा। जो विद्यापति नगर में पोखर है उसमें गंगा का पानी कैसे आएगा, ये पूछना पड़ेगा। ये पूछना पड़ेगा कि विद्यापति नगर और सरायरंजन के सभी नदियों पर सीढ़ी का निर्माण कब होगा, नजर में नजर मिलाकर पूछना पड़ेगा। यह भी पूछना पड़ेगा कि विद्यापति नगर और सरायरंजन के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। अभी जब मैंने पदयात्रा शुरू किया, आपने नरघोगी स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं शुरू करवा रहे हैं, स्वागत योग्य बात है। और ये क्रेडिट सरायरंजन बचाओ यात्रा को जाना चाहिए कि इतना काम सिर्फ 7 दिनों के अंदर में हमने शुरू करवा दिया। ये बेहद, मैं खुद इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि मेरे जैसा एक अदना आदमी, मेरे जैसा एक सामान्य आदमी जब कदम बढ़ाता है तो इतना क्षेत्र में, समाज में इतने बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दुख होता है कि ये बदलाव बिना आंदोलन के क्यों नहीं हुआ, और ये लगातार चलेगा। अभी हम विश्राम कर रहे हैं, मेरे पैर में, पूरे पैर में छाला है, करीब 7 छाला मेरे पैर में आ चुका है। मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, मैं खुद मैं आपका बेटा हूं, मैं अपने दर्द को आपके साथ साझा कर रहा हूं इस मकसद से कि शायद इससे मेरा दर्द कम हो। मगर ये रास्ता मैंने खुद चुना है, आपने नहीं चुनकर मुझे दिया है।
इसलिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रचार नहीं रहा हूं। ये रास्ता मैंने खुद चुना है, हमारी टीम ने चुना है। तो मुझे खुशी है कि कोई भी काम से पहले बलिदान तो देना पड़ता है, बिना बलिदान के कोई भी काम सफल नहीं होता है। और ये हमारी और हमारी टीम की तरफ से बलिदान है। जब हमारे साथ कंधे में कंधे मिलाकर 60 साल 70 साल के बुजुर्ग चलते हैं, जब रात को खुले आसमान के नीचे आपके द्वारा दबाव देने पर जब स्कूल का, विद्यालय का, शौचालय का चाबी नहीं दिया जाता है, तो खुले मैदान में वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष आकर हमारा इस्तकबाल करते हैं और वो सारी व्यवस्था कराते हैं, तो खुशी होती है, सीना चौड़ा हो जाता है और लगता है कि हम सही काम पर हैं। खुले आसमान के नीचे मच्छरों के बीच हमने रात बिताई है। हमने अनुसूचित जाति टोला में, अति पिछड़े के टोला में, पिछड़ा के टोला में जाकर रात बिताया है। हमने उनके साथ खाना खाया है। हमने जाना है कि उनका वास्तविक दुख क्या है और हमने ये भी जाना है कि उस दुख से आप कोसों दूर है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, मुक्तिबोध की कर्ता को, कि आप तमाम लोगों को जो आप सुन रहे हैं, कि अब अव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अब अव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तभी टूटेगा गढ़ मठ सारे। और ये वक्त आ गया है कि पुराने सभी गढ़ और मठ को तोड़ दिया जाना चाहिए। ये कैसा दुर्भाग्य है जब बिहार पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की यहां है। ये युवा का राज्य है, लेकिन नेतृत्व एक थका हुआ व्यक्ति करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि इस नेतृत्व के लिए मैं ही एप्रोप्रिएट हूं, मैं ही सबसे योग्य हूं, मैं ये नहीं कहता हूं। कोई भी योग्य हो सकता है। आप किसी भी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। आप अपने बेटे को मौका दें, आप अपने बीच के लोगों को मौका दें। आप इसमें चूकिए मत। पिछली बार क्या हुआ था? आप वर्तमान सत्ता पक्ष की तानाशाही और डर का मैं जिक्र करूंगा कि पिछली बार एक प्रतिनिधि हुए थे, अपने क्षेत्र के, लोकल क्षेत्र के प्रतिनिधि हुए थे। सबसे पहले माननीय के द्वारा किया गया कि उनके भाई को तमाम टेंडर देके, तमाम तरीके से लोभ देकर और दोनों भाई के बीच फ्रिक्शन पैदा कर दिया गया। और तमाम रैली में, सभा में उनके भाई के कंधे पर हाथ रख के प्रचारित किया गया कि देखिए ये उस प्रतिनिधि का भाई है, वो मेरे साथ है, उस प्रतिनिधि के साथ नहीं है। इसे चंद वोट तो आपको मिल गया, लेकिन आज वो प्रतिनिधि का भाई कहां है? क्या आप उसकी खबर लेते हैं? कभी आपने खबर लिया है? कहां है वो? आप दो भाइयों के बीच लड़ा सकते हैं। आप अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए हर ग्राम पंचायत में 2 गुट बनाकर दोनों को लड़ा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आप मूसापुर की तरह एक मुखिया की हत्या करवा सकते हैं, दूसरे को जेल भेजवा सकते हैं, ताकि आपकी राजनीतिक रोटी गर्म होती रहे। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन सभी लोग इस बात के लिए जान जाएंगे, सजग हो जाएंगे, वो आपको गाली देंगे। और इतिहास कभी भी आपको आपके इस कृत्य के लिए माफ नहीं करेगा। आपको इतिहास से डरना चाहिए, आपको ईश्वर से डरना चाहिए कि आप लगातार जो कर्म कर रहे हैं वो समाज हित में नहीं है। आपको सरायरंजन के लोगों ने, आपके बाहरी होते हुए भी सरायरंजन को आप हाथों हाथ लिया, आपको अपना बेटा बनाया। विद्यापति नगर ने 1983 से आपको अपना बेटा बनाया, लेकिन आपने अच्छा सिला दिया। आपने यहां मनोज गिरी को पैदा कर दिया, जो व्यक्ति आज पैरालाइज हो गया है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। आपने वो राय जी को, आपके यादव जी को आपने पैदा कर दिया, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। कोरोना में उसकी मृत्यु हो गई, आज तक उसको देखने के लिए कोई नहीं गया। उसकी आंसू और हाय सबको लगेगी। आप तैयार रहिएगा, उन दर्जनों लोगों की हाय लगेगी, उन सैकड़ों लोगों की हाय लगेगी जो आपके संगठित भ्रष्टाचार और दलाली से तंग आकर आज खून के आंसू रो रहे हैं। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बहरहाल हमारी ये यात्रा, विद्यापति नगर की यात्रा समाप्त हुई। हम लाखों लोगों से हमने मुलाकात की है, हजारों लाखों लोगों से मुलाकात की है। हमने सबके दुख दर्द को समझा है और जाना है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। और अगली यात्रा हमारी सरायरंजन की होगी। उससे पहले मैं फिर फेसबुक लाइव में आऊंगा। अभी थोड़ा गेहूं कटनी है, मैं भी किसान हूं, मेरा भी गेहूं है। मेरे जैसे जितने भी लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सभी की अपनी अपनी बाध्यता है। सभी लोग उस काम को निपटा रहे हैं, और जल्द हम सरायरंजन में मिलते हैं। सरायरंजन के हर गलियों में से हम मिलेंगे, हर लोगों से मिलेंगे, हर लोगों के दुख दर्द को जानेंगे और उसे बांटने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया, आभार आप तमाम लोगों को जुड़ने के लिए। और आपके पास अगर सवाल हो तो सवाल मुझसे कीजिए। ये एकल कम्युनिकेशन, एक तरफा कम्युनिकेशन, मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूं। खुल के सवाल कीजिए। आपको अगर मुझसे कुछ सवाल पूछना है, पूछ सकते हैं। इस आंदोलन के बारे में, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति आप पूछ सकते हैं। मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए और सवाल पूछिए।
आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आप सवाल पूछिए और मुझे जिम्मेदार बनाइए। कोई भी सवाल हो आप पूछिए। सब लोग से अनुरोध है कि पूछिए, अपनी बात को रखिए, अपनी समस्या को रखिए। कुछ आप हमसे साझा करना चाहते हैं वो कहिए। पुष्कर जी बिल्कुल, श्याम जी धन्यवाद, मनोज झा जी भ्रष्टाचार दलाली से हम लोग परेशान हैं। कोई बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं मनोज जी। मैं भी इस व्यवस्था से त्रस्त हूं और इसी को बदलने के लिए हमने कदम उठाया है। हिमांशु कुमार नाइस भैया, शुक्रिया। लखन कुमार आप सरायरंजन में कब आएंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। बिल्कुल लखन जी, बहुत जल्द, और मैं सभी लोगों को सूचित करूंगा, हम जल्द आ रहे हैं। और भी कोई लोग सवाल पूछिए, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे। हम इस आंदोलन को चलाने के लिए पैसा कहां से ला रहे हैं, हम इस आंदोलन में कैसे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरा उद्देश्य क्या है, कुछ भी, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं किसी को कोई रोक नहीं रहा हूं। जो सवाल पूछ रहा है पूछिए। आप किसी भी दल के हों, आप जदयू के हों, आप राजद के हों, आप समाज सेवी हों, आप सवाल पूछिए। आप जो भी आपको लगे आप सवाल पूछिए। मैं आपका उत्तर देना चाहता हूं, मैं आपके साथ वार्तालाप करना चाहता हूं। मैंने जो कहा आपने सुना, अब आप कहिए, मैं सुनना चाहता हूं आपको। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि सवाल पूछिए। तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि सवाल पूछिए। जो भी आप चाहें आप पूछिए। मेरे आंदोलन के बारे में पूछिए, वर्तमान माननीय जो सत्ता पक्ष है उनके बारे में पूछिए, विकास के बारे में पूछिए, या किसी व्यक्ति को मेरे व्यक्तिगत उद्देश्य पर या मेरे काम पर, या अभी तक मैंने क्या किया, क्या करना चाहता हूं, मेरे विजन के बारे में कुछ भी पूछना है खुलकर पूछिए। मैं तमाम लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप पूछिए। जो भी आप पूछना चाहें, कोई भी सवाल हो आप पूछिए। आप जब पूछेंगे मैं आपको अपना उत्तर दूंगा, और संभव है कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे और मेरे साथ आएंगे। मैं सत्ताधारी दल के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, कोई भी सवाल जेहन में हो खुलकर पूछिए। मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं सरायरंजन का बेटा हूं। और जैसा मैंने कहा कि उपेक्षा के गर्भ से अंकुरित संभावनाओं का बीज हूं। हाँ, मैं सरायरंजन का बेटा कुणाल हूं। आप मुझसे जुड़िए, जो भी सवालात हो मुझे दीजिए। आप मेरे मैसेंजर में भी सवाल दे सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, आप लाइव में दे सकते हैं। जैसे हो आप सवाल पूछिए, जो भी हो सवाल पूछिए। आप तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं अब विराम लूंगा और फिर आगे हम लगातार लाइव पर रहेंगे। जो भी समस्या आएगी हम बताएंगे। गौतम कुमार जी भी जुड़े हैं, अंकित राय भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा, शुक्रिया। आप सवाल पूछिए। पीके चुन्नू जी बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, स्मार्ट मीटर को बंद किया जाना चाहिए। मैंने कहा है कि अगर मैं जीतता हूं तो सबसे पहली आवाज विधानसभा में यही गूंजेगी, स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए। स्मार्ट मीटर संगठित लूट है। उन अशिक्षित और बेरोजगार लोगों से जाके पूछिए जहां एक एक पैसे का महत्व होता है, और रात के 12 बजे 2 बजे बिजली बिल कट जाए, उस समय वो गूगल पे और पे फोन कैसे चलाएगा, ये सरकार से पूछा जाना चाहिए। और ये आवाज बिहार के विधानसभा में गूंजनी चाहिए, मजबूत और दमदार आवाज गूंजनी चाहिए। इसीलिए हम आप लोग से समर्थन मांगना चाहते हैं। बबलू एक्ट, अंकित राय जी, ये बबलू एक्ट बहुत ही फेमस है। बबलू एक्ट ये है कि वर्तमान सत्ता के खिलाफ अगर आप आवाज उठाइएगा तो आप पर गलत धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। यही बबलू एक्ट है। बबलू एक्ट से पूरा सरायरंजन त्रस्त है। बबलू एक्ट से सरायरंजन के विभिन्न पंचायतों में युवाओं की जिंदगी खराब हुई है, उनका कैरेक्टर खराब हुआ है, उन्हें जेल भेजा गया है, उनके कोटे को खत्म किया गया है, उनके जन वितरण प्रणाली के दुकान को खत्म किया गया है, पॉस्को एक्ट लगाया गया है। बबलू एक्ट बहुत ही खतरनाक एक्ट है। यह आईपीसी से भी ज्यादा खतरनाक एक्ट है जो सरायरंजन में चलता है। और खुलकर इस बबलू एक्ट का विरोध किया जाना चाहिए। यह पूछा जाना चाहिए कि हमने वोट किनको दिया है, हमने बबलू एक्ट के लिए वोट दिया है या विकास के लिए वोट दिया है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूं वर्तमान विधायक, माननीय विधायक से मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपने विकास किया है तो कोई भी पब्लिक प्लेस को चूज कीजिए, आप कहीं भी, यहां से दिल्ली तक, और लोगों के बीच में आइए और मुझे आमंत्रित कीजिए। आपने क्या किया आप रखिए, और आपने क्या नहीं किया मैं रखूंगा, और मैं अपने विजन से लोगों को रूबरू करूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं और कैसे करना चाहता हूं। मेरे पास एक फ्रेम है, मैं सिर्फ यात्रा पर सिर्फ नहीं निकल गया हूं,
और मैं सिर्फ आरोप की बात नहीं करता हूं, मेरे पास एक विजन है, मेरे पास विजन डॉक्यूमेंट है, मैं उसे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। आपके पास विजन डॉक्यूमेंट है, वो भी आप लोगों के बीच रखिए। लोगों के बीच मैं भी अपना विजन डॉक्यूमेंट रखता हूं, और तमाम सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों को बुलाइए, उनके भी विजन डॉक्यूमेंट को रखिए, और फिर उसे कंपाइल करके आप सरायरंजन के विकास में लगाइए। और आप आइए, और मैं आपको बताता हूं कि आपकी असफलता, तानाशाही और गैर लोकतांत्रिक तरीकों की कितनी बड़ी फहरिस्त है। आप मुझे बुलाइए। सर, आप राजद के, मैं किसी बैनर तले अभी यात्रा मैंने नहीं निकाली है, ये हमारी टीम की खुद की यात्रा है। हमारी टीम में जितने लोग हैं उनकी कोशिश है, ये किसी बैनर तले यात्रा नहीं है, इसमें किसी भी पार्टी के लोग नहीं जुड़े हुए हैं। ये निजी तौर पर हमारी टीम की कोशिश है जो हम कर रहे हैं। महंगी बिजली, जी गौरव जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बिहार में बिजली का जो दर है वो भारत में सबसे महंगे राज्यों में से एक है। ये भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको खत्म किया जाना चाहिए। और बिल्कुल अगर हम आते हैं सत्ता में, हम आते हैं सरकार में, और सरकार में नहीं भी आते हैं, हम जीतते हैं, तो विधानसभा में ये आवाज गूंजेगी, और आवाज इतनी जानदार और जबरदस्त होगी जिसको कोई नहीं दबा सकता है। अमर जी, जय हो, शुक्रिया, धन्यवाद। अब तमाम लोग, सैकड़ों लोग जुड़े, तमाम लोगों का शुक्रिया, आभार। और कोई भी सवाल हो आप मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर किसी भी तरह दे सकते हैं। कहीं मुझ पर भी कोई आरोप लगाना हो तो खुलकर लगाइए, और उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं जवाब देने से नहीं टकराता, मैं लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बिना लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिए हुए समान अवसर उत्पन्न नहीं हो सकता है, और समान अवसर उत्पन्न होना चाहिए। आप तमाम लोग जो जुड़े, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूं। शुक्रिया।